अब लगता है 60 के लगभग में स्टूडेंट्स आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब स्टार्ट करना चाहिए। तो एक बार फिर से जेएनयू एबीवीपी एसएल यूनिट की तरफ से मैं निशान पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लासेस हमारी जनरल नॉलेज के ऊपर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज सेक्शन 3 के पेपर में जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल सेक्शन जो है इस बार 70 मार्क्स के सेक्शन 3 के सेट होंगे। सेक्शन 3 की वो एग्जाम होगी और उसमें जनरल नॉलेज की वेटेज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की इंग्लिश के क्वेश्चंस के हैं सेक्शन 1 में या डोमेन स्पेसिफिक में। और बेसिक जो 12th लेवल की जनरल जनरल नॉलेज की सिलेबस होती है वो लगभग उसके जो सिलेबस है मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिलेबस में। पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है इंटरनेशनल न्यूज। उसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पिछले साल जेएनयू जो खुद से पहले एग्जाम्स कंडक्ट कराते थे तो उसमें बुक्स एंड ऑथर्स के सबसे ज्यादा वेटेज रहते थे क्वेश्चंस के। और बुक्स एंड ऑथर्स के बाद हम आते हैं इंडियन हिस्ट्री की ओर। इंडियन हिस्ट्री की जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो इंडियन हिस्ट्री आज हम अपने आज के जनरल नॉलेज के क्लास में आज हम कवर नहीं करेंगे, वो हम अगले क्लासेस में करेंगे। फिर उसके बाद अगला पार्ट आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। फिर उसके बाद पांचवा टॉपिक आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट या आप इसको जनरल पॉलिटी भी कह सकते हैं। जनरल पॉलिटिकल साइंस की जो नॉलेज होती है। पांचवा और छठा पॉइंट एक बराबर ही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट या जनरल पॉलिटी। फिर उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण जैसे पिछले साल तक जेएनयू जो जैसे कि आप सब जानते हैं जेएनयू एग्जाम्स कंडक्ट कराते तो उसमें कंट्रीज एंड कैपिटल्स के क्वेश्चंस अपने बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले किया करते थे। जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर्स में हमसे जो पूछा गया था वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के क्वेश्चंस का सबके वेटेज बहुत ज्यादा थे। ध्रुव जी थोड़ा ऊपर ही रखिएगा अभी जी। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफी ज्यादा वाइड टॉपिक है। तो स्पोर्ट्स हम धीरे धीरे हर क्लास में थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। मतलब हर जो नए इवेंट्स होते आए हैं स्पोर्ट्स में पिछले दो महीने से वो हम ये करते रहेंगे। स्पोर्ट्स की तो हर हर दो या तीन क्लासेस हमारी होगी उसमें हम स्पोर्ट्स से कुछ ना एक छोटा छोटा सेक्शन करते रहेंगे। फिर उसके बाद आता है साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज की। और उसके बाद जो 11वें नंबर पे है वो है कल्चर। वो या इंडियन कल्चर हो। इंडियन कल्चर अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको एक क्लास में हम कल्विनाइज ये एक क्लास में उसको नहीं समेट सकते हैं। उसके बाद आती है वर्ल्ड कल्चर। वर्ल्ड कल्चर भी है। तो कल्चर की और इंडियन हिस्ट्री ये टॉपिक्स हम अगले क्लासेस में कवर करेंगे क्योंकि ये अपने आप में वाइड है। इसके बाद आज जो टॉपिक हम अपने क्लासेस में कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहला इंटरनेशनल न्यूज। जो हाल फिलहाल में दुनिया में जो चीजें घटित हो रही है। हाल फिलहाल में जो दुनिया में जो चीजें घटित हो रही है उसको हमने मतलब कि पॉइंट वाइज इसको यहाँ पे रखा है अपनी। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक हम आज के क्लासेस में कवर करेंगे वो है बुक्स एंड ऑथर्स की। बुक्स एंड ऑथर्स जो पिछले 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर जो महत्वपूर्ण बुक्स आई हैं ना सिर्फ भारत में या फिर वर्ल्ड वैश्विक पटल पे जो बुक्स आई हैं, बुक्स लॉन्च हुई हैं या हो बुकर्स प्राइज हो या ऐसी कोई एक बुक हो जो मतलब एक क्रांति ला दे पूरे ये वैश्विक सामाजिक स्तर पे। फिर स्पोर्ट्स का जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्पोर्ट्स हम हर क्लास में थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स को ऐड करते रहेंगे तो इसमें आज के क्लास में स्पोर्ट्स भी है। फिर जैसे कि अभी हाल में चौथा है अवार्ड्स एंड सेरेमनीज। ये शायद मैंने ऊपर इसको ऐड नहीं किया है क्योंकि अवार्ड्स एंड सेरेमनीज अभी हाल में ही पद्म भूषण पद्मश्री भस्म भूषण इन गैलेंट्री अवार्ड्स ये सारे चीजें अभी हाल में ही दी जाती है मतलब जनवरी के महीने में। फिर उसके बाद है जनरल पॉलिटी। इंडियन जनरल पॉलिटी जनरल जनरल पॉलिटिकल साइंस ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम सोचेंगे हम आज के क्लास में इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित रखेंगे।
तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप कमेंट कमेंट में एक बार लिख के बता हाँ दें अगर निशांत, सबको आवाज़ आ आवाज रही आ है। रही है। जी, जी, जी। तो इंटरनेशनल न्यूज़ से हम आज अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। मैं 1 मिनट और रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं ये इंटरनेशनल न्यूज़ से क्लासेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है? मैं 1 मिनट के बाद फिर क्लासेस स्टार्ट करूँगा। इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो है, उसको आप एज़ अ करंट वर्ल्ड करंट अफेयर्स के तौर पे भी देख सकते हैं। क्योंकि जो मतलब हर दिन कुछ ना कुछ घटित होती रहती है वैश्विक पटल पे चीजें। तो हर दिन की हर चीज की खबरें हम तो आप हर ये याद रख पाना या उसको पढ़ पाना, वो तो मतलब कि नामुमकिन ही है अपने आप में। तो हम ऐसी चीजें को ये पॉइंट आउट करके आज के क्लासेस में हम आपके सामने रख रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही बड़ी मेजर रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि इसको मैं जैसे एक बार नोट्स की तरह इसको रीड करता हूँ, उसके बाद अगर फिर इसको इसके जो पैटर्न्स है मतलब कि इसके जो और भी कॉन्सिक्वेंसेज है इस टॉपिक इस न्यूज़ के पीछे या इस खबर के पीछे, उसको भी हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। तो प अभी भी और 2 लोग आ रहे हैं। ध्रुव जी इनको देखिए और अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, आप इनको एडमिट करिए। निशांत, तुम कंटिन्यू रखो अपनी क्लास, स्टूडेंट्स आते रहेंगे। जी, 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 जी। ठीक है, ठीक है। तो पहला है मैं इसको रीड करता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको एक बार अच्छे से फिर से डिस्कस कर लेंगे या आगे बढ़ते हैं। पहला है बाइडेन साइंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एम्ड एट रेशियल इक्वालिटी। US President Joe Biden signed 4 new executive orders in an effort to foster racial equity in the country on January 26, 2021। तो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण करने वाली बात है कि इसमें रेशियल इक्विटी की का जो टर्म है वो मेंशन किया गया है। रेशियल इक्विटी ये एक ऐसा टर्म है जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पूरे इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले किया था। तो जैसे कि जो उनकी जो बाइडेन की पूरी कैंपेन थी वो रेशियल इक्विटी, ब्लैक लाइव्स मैटर और इन सब चीजों के इर्द-गिर्द घूमते हुए थी। तो जैसा कि जो बाइडेन ने अपने जो पहला प्रेसिडेंशियल ये स्टेटमेंट दिया था उसमें भी कहा था कि 100 डेज के अंदर हम एक ऐसी लॉ लाएंगे जो मतलब रेशियल इक्वालिटी लाए पूरे अमेरिका के अंदर और वो एक उदाहरण पेश करे पूरी दुनिया पे कि अमेरिका वो पहले वाला अमेरिका नहीं है। खैर सच्चाई है। अगला टॉपिक है SpaceX has launched 143 new satellites in a single SpaceX mission. Uh, the rideshare mission called Transporter One, carrying 143 small satellites, and created a new record of launching many satellites from a single rocket on 24th of January 2021। इसमें एक बात ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें आप डेट प्लीज इसको ध्यान में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल में जो एलन मस्क से जो इर्द गिर्द घूमते क्वेश्चन आ रही हैं क्योंकि अभी ट्विटर ट्विटर डील जो है वो आपके सिलेबस में नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ही हाल का चीज है। अगर क्वेश्चन पेपर अगर बनते भी हैं तो वो पिछले 2 महीने से पहले घटित हुई घटनाओं के उस पे ही बनेंगे या साल भर 2 महीने से पहले या साल भर के पहले तक। तो एलन एलन मस्क जो क्योंकि अभी हाल में बहुत ही न्यूज में है तो एलन मस्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा चांसेस है कि स्पेस एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें है कि और इसमें इस टॉपिक में उससे भी महत्वपूर्ण देने वाली बात है कि जो ये स्पेसएक्स ने एक ही सिंगल मिशन में 143 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किए थे उसने इसरो के तरफ से फरवरी 2017 में 1000 नहीं 104 सैटेलाइट्स जो पीएसएलवी रॉकेट से हमारे ऑर्बिट में दी छोड़ी गई थी उसका रिकॉर्ड उसने उस दिन 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी 2021 को तोड़ा था।
तो इससे कहीं न कहीं इंडिया का भी एक कनेक्शन कहीं न कहीं जुड़ जाता है इस एक टॉपिक से। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो भी टॉपिक्स आज मैंने यहाँ पे आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ या रख रहा हूँ, तो उसमें कहीं न कहीं वो एक हर टॉपिक के पीछे एक पैटर्न रिलेटेड टॉपिक है। हर टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ एक चीज़ें जुड़ती हुई आ रही है, चेन बनती हुई आ रही है। तो आप एक टॉपिक को अगर अच्छे से आप ध्यान देके पढ़ोगे तो 2-3 चीज़ें हैं जो आसानी से कवर हो सकती हैं। सिर्फ एलन मस्क के नाम से आप यहाँ पे आप देखें कि स्पेस एक्स का भी एक ज़िक्र हो जाता है, एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी ज़िक्र हो जाता है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने तोड़ी थी, वो इसरो की ही तोड़ी थी, जो इसरो इसरो आईएसआरओ का जो रिकॉर्ड था, उसको तोड़ा था। तो एक ही नाम के पीछे 3-3 टॉपिक आप ये जो टॉपिक है, ये कवर कर रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है चाइना अडॉप्टेड लॉ गेटिंग कोस्ट गार्ड फायर ऑन एनी फॉरेन वेसल्स। China adopted a law that gives the country's coast guard a free hand to open fire on any foreign vessels deemed a threat. यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जिक्र किया गया है वर्ड थ्रेट का। तो deemed the threat to a national sovereignty on January 22, 2021. इसमें भी आप प्लीज सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप डेट को खासा ध्यान रखें। तो इसमें चाइना ने एक नया लॉ जैसे पास किया है कि चाइना की कोस्ट गार्ड को उसने एक ऐसी मतलब खुली हाथ जिसको आप आसान भाषा में कह दें कि दे रखी है कि ऐसी पहले तो कोस्ट गार्ड का आप ये समझ लें, कोस्ट गार्ड और नेवी में ये फ़र्क होता है कि कोस्ट गार्ड 15 नॉटिकल माइल्स के तट से 15 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी होती है, उसके अंडर ही ऑपरेट कर सकती है। और उसके आगे की जो सुरक्षा होती है समुद्री सीमा की सुरक्षा की वो किसी भी देश की ये नौसेना देखती है। तो इसमें इस लॉ के बाद 15 चाइना के किसी भी तटीय क्षेत्र में 15 नॉटिकल माइल के अंदर अगर कोई भी फॉरेन अगर ये जहाज अगर आती है, तो चाइना के कोस्ट गार्ड को ये खुली अनुमति है कि वो उसको एज अ थ्रेट मान के उस पे ओपन फायर कर सकता है। और इस पे हम अगर पैटर्न की बात करें तो जैसे कि सबको मालूम है कि चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट जो साउथ चाइना सी हो गया, जिसमें अभी खासा जोर पे चल रहा है, बॉर्डर रोड इंडेक्स, तो उसको ध्यान में रखते हुए और उसको अपने प्रोपेगेंडा को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए चाइना ने ये जो लॉ है, इसको तुगलकी लॉ कह ले या जो कह ले, उसे अपने मतलब कि जारी किया है। इस लॉ के पीछे मतलब काफी जो देश है जो चाइना के तटीय क्षेत्र से सटते आ रहे हैं, जैसे फिलीपींस हो गई या टाइगर इकोनॉमी की जितनी भी देश हो गई, तो उन्होंने मतलब काफी ज्यादा यूएन में इस चीज का रोष जताया था कि इससे जो उनके जो ये नाविक हैं, उनपे उनके जान माल को खतरा होता है, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो समुद्र में व्यापार करके होता है। छोटे छोटे आइलैंड्स है वहां पे, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए लोग नाव का यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप चाइना के 15 नॉटिकल माइल्स के अंदर में आप आ ही जाते। तो जितने छोटे छोटे देश है वहां पे, उनने काफी ज्यादा इस बात का मुद्दा उठाया था यूएन में, लेकिन इस बात की अभी तक ये बात अपने अंतिम स्वरूप में नहीं आई है, जबकि अभी भी चाइना को इस पे रोक लगाया गया है यूएन की तरफ से कि आप अभी इस लॉ को अभी पारित नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे टॉपिक पे अपने। चौथा टॉपिक है बिल। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन in Russia, Russian President Vladimir Putin signed a legislation that will grant former presidents lifetime immunity once they leave office. The bill gives former presidents and their families immunity from prosecution for crimes committed during their lifetimes. ये अपने आप में बहुत खुद एक और गौर करने वाली बात है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल में ही एक ऐसा बिल अपने संसद में पारित किया है, जिससे कि जो ना ही सिर्फ वो या उनसे पहले सत्ता में बैठे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद बोरिस येल्सिन या कोई भी प्रधानमंत्री
जो कि पुतिन खुद एक टर्म के लिए प्रधानमंत्री रह चुके हैं रशिया के। तो ना उनपे उनकी ऑफिस छोड़ने के बाद किसी भी उनके ऑफिस में रहने के कार्यकाल के दौरान अगर कोई भी अमान्य घटना उनसे हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है या किसी भी तरीके का अपराध हुआ है, उस अपराध की सजा वो कभी भी नहीं झेल पाएँगे, ना उन पे कोई केस होगा, ना उन पे कोई सवाल उठा सकता है। तो ये अपने आप में सुरक्षा कवच ये पुतिन ने अपने आप को दे रखा है। और इसके ठीक बाद का ये जो टॉपिक है कि ऑन 24th February 2022 रशिया इन्वेडेड यूक्रेन marking a steep escalation of the Russo-Ukrainian war which had begun in 2014. So आप पैटर्न इस पे आप जाहिर से आप पैटर्न इस पे देख सकते हैं कि जहां साल भर पहले पुतिन ने एक ऐसा लॉ पारित किया था कि जिससे उनके ऑफिस में रहने के दौरान ऐसी कोई भी की गई हुई आप क्या कह लें डिसीजन को जिससे कि कितने भी जान माल का खतरा हो जाए या वो आंतरिक हो या वैश्विक पटल पे हो, नो मैटर व्हाट, या वो भ्रष्टाचार का हो, वो पैसे का हेर फेर हो, उस पे कोई भी तरीके की उन पे केस नहीं चल पाएगी। वो अगर सत्ता में रहते तो जाहिर सी बात है कि नहीं चल पाएगी, और सत्ता के अगर बाहर भी जाते हैं तो वो लॉ उनको प्रोटेक्शन देता है। और उस लॉ के साइन होने के ठीक साल भर के बाद रशिया फिर से यूक्रेन पे वॉर का ऐलान करता है, जो कि 2014 में खुद मतलब एक बार ये वॉर रशिया ने यूक्रेन पर छेड़ रखा था। फिर उस अ, ये रशिया के नेबर कंट्रीज की बात हम अगले क्लास में इसको करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और करंट अफेयर्स में इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि रशिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के तरफ के उस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इस पे मैं इस क्लास में ही इस पे लिखना एक तैयार करने वाला था, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं उस पे ढंग से रिसर्च नहीं कर पाने की वजह से मैं इस टॉपिक को मैं अगले क्लासेस में रखूंगा। फिर छठा पॉइंट है, in European Union and Britain reach over post-Brexit trade. European Union and United Kingdom have struck a post-Brexit trade deal after months of negotiation over future business rules on December 24, 2020. The agreement will ensure Britain and 27 nation bloc can continue to trade in goods without tariffs or quotas after the UK breaks fully free of the European Union on 1st of next month. तो अभी पिछले साल 2 साल से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित घटनाओं में से एक है पूरे यूरोप। अगर आप पूरे यूरोप की बात करें तो पूरे यूरोप में कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं ब्रेक्सिट बिल की, ये कहीं हमेशा कहीं न कहीं ये न्यूज़ में रहती थी। तो ये काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद जो जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड्स होते थे बाकी यूरोपियन कंट्रीज के ब्रिटेन से और ब्रिटेन की बाकी यूरोपियन कंट्रीज के, और जो इतने इन्वेस्टमेंट थे, जितने डील्स थे, उन सब पे कहीं ना कहीं किसी भी हर प्रकार का खतरा मंडरा रहा था, या वो किसी भी तरीके का डील हो। तो इसके बाद ये मतलब यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के सरकार की तरफ से मतलब हाँ, आप कह लें कि पुरजोर कोशिश के बाद ये यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि जो पहले की ट्रेड डील्स थी और जो पहले की प्रक्रिया चलती आ रही थी ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में, वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, बशर्ते कुछ देशों की संख्या इसमें घटा दी गई है। पहले पूरा यूरोपियन यूनियन कवर होता था, अब सिर्फ 27 देश बच गए। जो 27 महत्वपूर्ण देश है वो जो यूरोपियन यूनियन में अपनी पकड़ बना, जो मजबूत देश में शामिल है यूरोपियन यूनियन में, उनसे जो पुराना ट्रेड डील है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा बिना किसी इसके छेड़छाड़ के। अब इसके बाद 7वां पॉइंट है, नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी डिसॉल्व पार्लियामेंट on the recommendation of Prime Minister KP Sharma Oli on December 2020. The surprise move came amidst the prolonged tussle of power between the country's embattled Prime Minister Oli and former Premier Pushpa Kamal Dahal Prachand. तो एक जो
पिछले 1.5-2 साल पहले की एक घटना जो आपको कभी याद होगी कि उत्तराखंड से सटे कुछ इलाकों को नेपाल काफी दिन से अपने जो मैप होते हैं उस पे शामिल कर रहा था। शायद अगर मैं गलत ना हो तो उस इलाके को काला पानी या कहा जाता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे अभी उसकी नाम मेरे ज़हन में नहीं है अभी। तो उस मुद्दे के बाद नेपाल में आंतरिक आंतरिक और भारत से जो जो कि आया था टकरार आई थी टकरार आई थी। अ, नेपाल में आंतरिक तौर पे भी काफी ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल थी। जो नेपाल के अलग-अलग जो प्रो मोनार्की सेक्ट्स हैं, जो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो निशान, भाई इस लाइन को एक बार रिपीट करना, क्योंकि कि कौन सी तुम्हारा लाइन बार को? बार जो अभी तुम बता रहे हो ना, नेपाल अच्छा, वाला अच्छा, जो हाँ। पॉइंट है, ये बीच बीच में तुम्हारा माइक ऑफ हो रहा है। जी, 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 ठीक है। जो नेपाल में इस मुद्दे के बाद काफी ज्यादा आंतरिक राजनीतिक उठापतन हमने देखा था। उसके बाद मतलब उसका परिणाम ये निकला कि जो पिछले प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे नेपाल के केपी शर्मा ओली, आखिर उनको अंततः जनता से हार की मुंह देखनी पड़ी और उन्होंने 20 दिसंबर 2020 को अपना इस्तीफा दिया। क्योंकि इसमें भारत का भी एक काफी ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच कहा जाता है कि रोटी और बेटी का रिश्ता चलता है। उसके वजह से जो नेपाल से सटे हुए इलाके थे, जैसे कि बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हो गए, और उत्तराखंड में तो खैर उत्तराखंड के सटे इलाके को ही लेकर ये सारी बवाल चल रही थी। तो उन जगहों पे भी ये देखा जा चुका था कि मतलब ऐसा ऐसा जो सिक्योरिटी का जो इशू रहता था वो अक्सर आप देखते थे बांग्लादेश बॉर्डर से नजदीक में, या फिर आप पाकिस्तान के बॉर्डर से नजदीक। तो मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस बीच में कि आप जो भारत से आप नेपाल की तरफ जाते थे, वहां भी आपको लगता था कि आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो इनसे भारत का भी रिश्ता नेपाल से काफी ज्यादा खराब हुआ था। अब ये भारत के वैश्विक वैश्विक की जो नई पहचान बनी है वैश्विक पटल पे भारत की, तो ये उसका असर आप कह सकते हैं कि इसका आप उसका भी असर कह सकते हैं कि आखिर केपी शर्मा ओली जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनको आखिर अंततः हार मान के अपनी इस्तीफा देनी पड़ी। और उनके बाद जो पार्टी के अंदर ही जो उनके सबसे बड़े विरोधी थे और जो अभी फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री बने उनके बाद पुष्प कमल दहल, जिनका सरनेम प्रचंड भी है, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री पद पे शपथ ली। तो ये था जो ये 7 पॉइंट्स थे, ये इंटरनेशनल न्यूज में आप पिछले जो साल भर से जो चीजें चल रही हैं, साल भर से या आप 1.5 साल से कह लें, तो उन चीजों को मैंने मतलब काफी कम शब्दों में मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने रख सकूं। मैं अगले क्लासेस में और जो अगर आज जो चीजें छूट चुकी हैं, मैं अगले क्लासेस में कोशिश करूंगा कि और भी उन चीजों को मतलब रख सकूं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की ओर, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था कि बुक्स एंड ऑथर्स जो कि अब जेएनयू ई मतलब खुद एंट्रेंस नहीं ले मतलब जेएनयू ई की तरफ से एंट्रेंस नहीं ली जाएगी, तो बुक्स एंड ऑथर्स की मतलब थोड़ी सी जो वेटेज होती थी पहले वो अब कम हो गई, लेकिन तब भी बुक्स एंड ऑथर्स अपने आप में एक अहम ये रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो हाल में पिछले साल भर के अंदर जो बुक्स एंड ऑथर बुक्स रिलीज हुई हैं, जो महत्वपूर्ण बुक्स आई हैं, या जो मतलब रिलीज होने के बाद काफी ज्यादा उन किताबों ने अपना नाम कमाया, तो उसमें सबसे पहला एक किताब है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस किताब के लेखक हैं एशवाई कुरैशी। एशवाई कुरैशी जी भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। और एशवाई कुरैशी हैज केम आउट विद दिस बुक टाइटल द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब जो कि आप इस किताब के शीर्षक से ही समझ सकते हैं कि कितना मीनिंगफुल ये शीर्षक इन्होंने कुरैशी साहब ने रखा है कि पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग। खैर फैमिली प्लानिंग इस्लाम के बाद पॉलिटिक्स इन इंडिया, जाहिर सी बात है
तो ये किताब मतलब जब से लॉन्च हुई थी तो इस पे काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था इस किताब के रिलीज़ होने के बाद। क्योंकि मतलब जो आप कह लें कि जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस किताब के विरोध में थी। खैर इस पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये किताब काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी अपने अपने रिलीज़ के बाद, तो ये किताब की अहमियतियाँ रह सकती है। उसके बाद है द कॉमनवेल्थ ऑफ दूसरी किताब जो है वो है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इस किताब के लेखक है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा इज़ अ इंडियन राइटर एंड हिस्टोरियन। Ramchandra Guha has came out with this book on cricket titled The Commonwealth of Cricket, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to humankind. ये किताब भी हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट बेस्ट सेलर के तौर पे देखी गई है क्योंकि इसको मतलब रामचंद्र गुहा जी की नाम आज के टाइम में कौन नहीं जानता। मतलब रामचंद्र गुहा जी जिस तरीके के इतिहासकार थे, वो अपने आप में एक अलग ये कला का स्रोत है। तो उन्होंने फिर इसके बाद हम अगली किताब की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया 2030 राइज ऑफ राजसिक नेशन बुक रिलीज इंडिया 2030 द राइज ऑफ is a collection of essays by the likes of Vivek Debroy, Bikram Sood, Raghunath Anand Maheshkar, Ram Madhav and David Frawley among others. अब आप इसको अगर सरल शब्दों में समझना चाहे तो आज के तौर पे वैश्विक पटल पे जो राइट विंग के जो सबसे बड़े राइट विंग के जो सबसे बड़े ये जो जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं, उन सब ने अपनी अपनी जो सुझाव है या अपने विचार है इस किताब के माध्यम से अब मतलब लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। इस इसके बाद हम बढ़ते हैं जो एक सबसे बड़ी जो अगर बुक्स एंड ऑथर्स की बात होती है तो एक सबसे बड़ा टॉपिक आता है आपके सामने बुकर्स प्राइज। तो जो लास्ट ईयर की बुकर्स प्राइज के जो बुकर्स प्राइज की जो विजेता किताब थी उसका नाम था द प्रॉमिस। ये किताब द प्रॉमिस चार्ज द क्रैश एंड बर्न ऑफ अ वाइट साउथ अफ्रीकन फैमिली लिविंग ऑन अ फार्म आउटसाइड प्रिटोरिया। द स्वॉर्ड्स आर गैदरिंग फॉर खैर इसको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। आप अगर मतलब बुकर्स प्राइज या के बारे में अगर बुकर्स प्राइज के बारे में और या और भी जो महत्वपूर्ण जो बेस्ट सेलर्स बुक होती हैं या जो और भी जो बुक्स के जो ये पटल होते हैं जिसपे हर साल भर में रिलीज हुई किताबों को ये सराहाया जाता है, आप उसके बारे में अपने से भी कुछ रिसर्च पढ़ सकते हैं या आप उसको इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारी अगली टॉपिक है स्पोर्ट्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम हर क्लास में थोड़ी-थोड़ी 2 या 3 पॉइंट आपको स्पोर्ट्स के हम अपडेट कराते रहेंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स हर देश में खेला जाता है ऐसे कोई मुझे तो नहीं लगता है कि कोई देश होगा जिसमें किसी भी प्रकार के खेल नहीं खेले जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं या जितने भी महत्वपूर्ण जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं हाल-फिलहाल में या स्पोर्ट्स कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी जो अभी हाल-फिलहाल में घटना हुई है, हम इस पे मेरी इस पे कोशिश है कि कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। पहली एक टॉपिक है टूर de France। मैथ्यू वैन डर पॉल ट्रिब्यूट्स एंड जो हालिया में संपन्न हुई टूर de France है। मैं टूर de France के बारे में मैं पहले कह दूँ, टूर de France साइक्लिंग इवेंट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। तो इसके बाद है अफ़गान। इसके बाद जो हमारी दूसरी टॉपिक है इसमें अफ़गान एथलीट्स exfiltrated in extremis for the Paralympics. This year's Paralympic Games coincided with the Taliban takeover of Kabul in Afghanistan and the emergency evacuation of thousands of Afghans. जो हाल में संपन्न पैरालंपिक गेम हुई है उसपे ये एक चीज काफी ध्यान देने वाली बात है कि जो अफगानी अफगानी खिलाड़ी जो उसमें भाग लेने गए हुए थे उनके साथ या तो उनको पहले सबसे पहले तो उनको भाग लेने से रोका गया या फिर अगर उनको अगर भाग लेने भी दिया गया तो उनके साथ काफ़ी जाति और भेदभाव की मतलब ये उनसे उनके साथ
ये उनके साथ प्रताड़ना की गई थी इस बार की हालिया संपन्न पैरालंपिक्स गेम में। क्योंकि मतलब आप सभी को इस चीज से ये होंगे कि अफगानिस्तान के हालिया जो राजनीतिक उठापटल है और जो अभी फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को अपने अंडर रख लिया है, हथिया लिया जिसको अगर आसान शब्दों में आप कहें, तो उसके बाद जो अफगानिस्तान की जो मान्यता है मतलब विश्व के हर एक कोने से वो कहीं ना कहीं वो डगमगा सी गई है। तो ऐसा ही देखा गया है मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ओर से कि जैसे ही अफगानिस्तान के खिलाड़ी आपको वहां पैरालंपिक में भाग लेने जाते हैं, उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव और इन सब जैसा आप उनके साथ घटना घटित होती है। अब अगली जो टॉपिक है वो है जोकोविच फेल्स इन हिज क्वेस्ट फॉर अ कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। अगर आप में से अगर कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर न्यूज से मतलब वाकिफ होगा तो आप इस इस पे नोवाक जोकोविच के बारे में अभी बहुत ही लोगों ने क्योंकि नोवाक जोकोविच अभी हाल फिलहाल काफी ज्यादा न्यूज में आए थे क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में शामिल होने से पहले जो कोविड डोज की ये थी जो कोविड डोज मैंडेटरी थी ऑस्ट्रेलिया में एंट्री के पहले, उससे उन्होंने मना कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार की ऐसी वैक्सीन नहीं लेंगे जिससे उन्हें डर है कि उनके शरीर या उनके गेम पे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचेगी। और मतलब ये केस इतना बढ़ चुका था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को नोवाक जोकोविच को प्लेन से उतरते ही आ, क्या कानूनी हिरासत में लेना पड़ा क्योंकि उस समय भी ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्से थे जो लॉकडाउन के उसमें चल रहे थे, उसमें सिडनी भी था। और नोवाक जोकोविच वहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में भाग लेने गए थे और उन्होंने साफ तौर पे मना कर रखा था कि वो किसी भी प्रकार की वैक्सीन नहीं लेंगे। और चीजों इन सब चीजों का परिणाम ये हुआ कि ना नोवाक जोकोविच माफी रहेगी थोड़ी नेटवर्क इशू हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि इन सब का परिणाम ये हुआ कि ना ही नोवाक जोकोविच मेरी आवाज हेलो हेलो। हाँ निशान, यू आर ऑडिबल। हाँ, ओके ओके ओके। तो मैं ये कह रहा था कि इन सब चीजों का परिणाम ये हुआ कि ना ही नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में शामिल हो पाए और ना ही वो मतलब शामिल होते तो मैं माफी चाहूंगा, काफी मतलब कैंपस के अंदर काफी अभी मतलब नेटवर्क की इशू चल रही है। तो इन सब का हाँ, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। विनिंग फाइनल after years of unchallenged domination by Lewis Hamilton, Dutchman Max Verstappen, 24, age 24, became Formula One champion for the first time on December 2012 by winning the Abu Dhabi Grand Prix ahead of his British rival, thanks to a last lap overtake. जो भी अभी हाल में साल या 2 साल उसमें मतलब अभी हाल साल भर या 2 साल के भीतर लुइस हैमिल्टन जो कि एक ब्रिटिश F1 रेसर है, जो पहले मर्सिडीज की ओर से मतलब एफ फार्मूला वन की रेसेस में भाग लेते थे, उनके वर्चस्व को मैक्स वर्स्टैपेन ने उनके एक वर्चस्व को तोड़ा। और ये मतलब कि काफी ज्यादा बड़ी एक ये खबर थी जो कि खेल दुनिया में ये मतलब काफी ज्यादा महत्व रखती थी मैक्स वर्स्टैपेन का लुइस हैमिल्टन को हराना। उसके बाद हम अपनी अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है अवार्ड्स एंड सेरेमनी। ध्रुव जी थोड़ा पेज ऊपर कर दीजिएगा। अ, तो अवार्ड्स एंड सेरेमनीज को एक्चुअली हमने दो भाग में बांटा है।
नेशनल और इंटरनेशनल। हम इंटरनेशनल भी पढ़ेंगे, लेकिन को नेशनल को हम थोड़ा ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि इस बार की जो जीके की सिलेबस है वो भारत से, मतलब इंडिया से रिलेटेड काफी, मतलब क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे इंटरनेशनली जो क्वेश्चन आस्क होते हैं उससे। तो जो नेशनल अवार्ड्स एंड सेरेमनीज है उसमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। जो प्रधान इस साल, मतलब पिछले साल का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, वो 32 बच्चे जो कि 32 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते थे और 21 अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आते थे, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 25 जनवरी 2021। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पद्म अवार्ड्स की ओर। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, वो पद्म पद्म जो अवार्डीज होते हैं उनके नाम अनाउंस करता है। मतलब ऑन द ईव ऑफ 26, मतलब 26 जनवरी से एक शाम पहले की जो संध्या होती है, उस दिन मतलब जो पद्म अवार्डीज जो होते हैं उनको गृह मंत्रालय उनके नाम जारी करता है। जो 2021 के पद्म अवार्डीज थे, उन मतलब कुल मिला के उसमें से 119 पद्म अवार्डीज थे, जिसमें सात सात जनों को पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया, 10 को पद्म भूषण से, और 102 को पद्मश्री की उपाधि दी गई। तो सबसे जैसा कि मतलब इसमें ये जो कड़ी होती है कि पद्मश्री होती है वो तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरी हाईएस्ट ये ये अवार्ड मानी जाती है पद्म पद्म श्रृंखला में। उससे ऊपर आता है पद्म भूषण और उससे ऊपर आता है पद्म विभूषण। तो सबसे पहले हम पद्म विभूषण की बात करेंगे। जो साल 2021 की पद्म विभूषण के जो अवार्डीज थे उनमें सबसे पहला नाम आता है शिंजो आबे का। अब शिंजो आबे, गौर करने वाली बात यह है कि जो शिंजो आबे जी हैं वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने हाल में ही अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा भी दिया था। एक मतलब एक टॉपिक में दो चीजें कवर होती हैं, क्योंकि शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत की और जापान से जो मतलब मित्रता थी वो और मतलब अगले आयाम तक पहुंची। तो इसी के फलस्वरूप भारत सरकार ने शिंजो आबे को उनके पब्लिक अफेयर्स के कामों की वजह से पद्म विभूषण से सुशोभित किया। फिर उसके बाद जो अगला नाम आता है वो एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का आता है, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया था। अब एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की जो संगीत की कला थी वो अलग ही विश्वसनीय थी। उसके बाद फिर अन्य महत्वपूर्ण नाम जो आते हैं, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कपानी, और ऐसे कई और नाम हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार खुद से, मतलब पद्म अवार्डीज की जो लिस्ट होती है आप उसे देख लें, क्योंकि कई बार होता है कि नाम ऊपर नीचे होने की वजह से कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण नाम छूट जाता है, और क्वेश्चन एक्चुअली वैसे ही नाम से आते हैं। जैसे कि जैसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें पैटर्न ये रहता है कि आप मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिए गए कि भारत सरकार ने जापान के किस प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया, पद्म विभूषण से सुशोभित किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब अक्सर अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप एक बार मैं कहूंगा कि आपको लिस्ट दे भी दी जाए कि मैं बना के आपको ग्रुप में, मैं सबके ग्रुप में मैं डाल भी दूंगा, जितने पद्म अवार्डीज है पूरे पूरे के पूरे नाम 119 के 19 नाम। क्योंकि यहाँ पे सारे नाम को मतलब इकट्ठा लिखना और आपके सामने करना वो बहुत ही लेंदी काम हो जाता है, और हमारे पास हमारे पास वक्त की भी थोड़ी कमी है। तो मैं पद्म अवार्डीज के सारे आपको नाम भेज दूंगा अगले क्लास से पहले तक। उसके बाद हम बढ़ते हैं पद्म भूषण अवार्ड्स की तरफ। पद्म भूषण इस बार जो दी गई है उसमें सबसे पहला नाम आता है मिस्टर मिस कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा जी का, जिनको कला के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से भारत सरकार ने पद्म विभूषण से पद्म सॉरी माफी माफ करो अ, माफी रहेगी, पद्म भूषण से सुशोभित किया। उसके बाद अगला नाम आता है तरुण गोगोई जी का, जिनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण से भारत सरकार ने सुशोभित किया। चंद्रशेखर कामरा जी का नाम आता है। सुमित्रा महाजन जी का आता है। अब इसमें ये भी देखने वाली बात है कि मिसेस सुमित्रा महाजन जी का सामाजिक कार्य में एक जो नाम आता है
जैसा कि मैंने पद्म विभूषण में शिंजो आबे के उसको मतलब शिंजो आबे को लेकर क्वेश्चन फॉर्म किया था, उसमें भी मतलब सुमित्रा महाजन जी के नाम में भी एक ऐसा क्वेश्चन मतलब चांसेस होते हैं कि ये मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आज दिए जाए कि भारत की किस महिला तो मतलब क्या अभी तक भारत के इतिहास में दो महिला जनों को मतलब भारत का स्पीकर बनाया गया। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस भारतीय स्पीकर को भारत सरकार ने अभी हाल में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो इसमें सुमित्रा महाजन जी का नाम, जैसे कि मतलब सुमित्रा महाजन जी के नाम से ऐसे क्वेश्चंस मतलब पूछे जा सकते हैं मतलब एग्जाम्स में। उसके बाद अगला नाम आता है नृपेंद्र मिश्रा जी का, रामविलास पासवान जी का, जिनको मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद एक और नाम आता है केशु भाई पटेल जी का, जिनको जिनको भी मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए उनके जीवन भर की सामाजिक कार्य के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब आगे बढ़ते हैं हम पद्मश्री की तरफ। अब पद्मश्री की एक मिनट, पद्मश्री में सबसे पहला जो नाम है और महत्वपूर्ण नाम है गुलफाम अहमद जी का, जिनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लखीमी बरुआ जी का, जगदीश चौधरी जी का, जिनको मरणोपरांत उनके सोशल वर्क के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महेश भाई एंड श्री नरेश भाई कनोडिया जी का, जिनको जिनको भी मतलब मरणोपरांत कला के क्षेत्र में अपने सहयोग के लिए उनके जो जीवन भर के कार्य थे उनके लिए पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स एंड डिफेंस डेकोरेशंस की। तो सबसे पहले हम इसे जान लें कि गैलेंट्री अवार्ड्स एंड डिफेंस डेकोरेशंस क्या है। मतलब कौन देता है और कब होती ये गैलेंट्री अवार्ड्स दी जाती हैं, किसे दी जाती हैं, और गैलेंट्री अवार्ड्स में किस किस अवार्ड्स की मतलब किस किस अवार्ड्स क्या क्या अवार्ड्स आते हैं। तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद has approved awards for 455 gallantry and other defense decorations to armed forces personnel and others on the eve of 72nd Republic Day celebration। जैसा कि पद्म अवार्डीज के नाम जिस जिस प्रकार मतलब रिपब्लिक डे के ईव में अनाउंस किए जाते हैं, उसी प्रकार जो गैलेंट्री अवार्ड और डिफेंस डेकोरेशंस होते हैं विभिन्न, उन्हें भी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या को उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस बार की जो गैलेंट्री अवार्ड्स है उसमें एक महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 7 शौर्य चक्र, 4 बार टू सेना मेडल गैलेंट्री, 130 सेना मेडल और अन्य डिफेंस डेकोरेशन प्रदान की गई अपने भारत के आर्म फोर्सेस के जवानों को। जवान अफसर, इनमें से कई जवान ऐसे थे जिन्होंने भारत की रक्षा करते हुए अपनी जान भी गंवा दी, जैसा कि हमने गलवान में देखा था। मतलब गलवान में अपने जान गंवाने में जो जैसे कि नाम आता है शहीद कर्नल बी.एस. संतोष बाबू जी का, जिन्होंने मतलब गलवान में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। तो उनको भी भारत सरकार ने इस बार उनको मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया। अब अगर हम इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात की जाए, तो इंटरनेशनल अवार्ड्स में एक सबसे बड़ा जो अभी हाल फिलहाल में जो अवार्ड्स जो अभी नजर में आता है वो है फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट। फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट इंडियन फिजिसिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी रोहिणी गोडबोले has been conferred with the Ordre National du Mérite on January 14, 2021. She has been recognized for contributions to collaborations between France and India. शायद नेटवर्क इशू आ गई थी। जी, France and India and commitment to providing environment of women in science। तो माफ करिएगा, रोहिणी गोडबोले जी का जो भारत और फ्रांस के बीच में जो कार्य उन्होंने किया था,
जैसा कि उन्होंने अपने अपने कार्यों से जो जो महिलाओं को जो आर्थिक जो स्थिरता दिलाने की जिन उन्होंने जो काम की थी, उनको सराहते हुए जो फ्रांस सरकार थी, उन्होंने उनको फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था नॉलेज की जो थी, ये यहीं तक थी। इसके बाद जैसे एक जनरल पॉलिटी, ये इसमें सिलेबस में एक टॉपिक आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी भी अपने आप में बहुत बड़ी क्लास। एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू है सर। इसे हाँ ठीक है। इसे एक क्लास में मतलब समेटना और मतलब ये समझा पाना या आपके से रखना अपने आप में अगर आपसे नाइंसाफी होगी। तो मैंने जहाँ तक सोचा, हमारी जो टीम पूरी जनरल नॉलेज की जो सिलेबस की तरफ पहुंचाने, हमने ये डिसाइड करा है कि जनरल पॉलिटी से भी हर क्लासेस में थोड़ी थोड़ी सामने रखें। और जो जनरल पॉलिटी की जो क्वेश्चंस आती हैं हर साल, मतलब जो ये ट्रेंड देखा गया है, या आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर लो या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लो, तो उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इसी मतलब इस लेवल से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जनरल पॉलिटी में आज की जो टॉपिक है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब हर साल ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आए, या सीयूईटी जो लास्ट ईयर तक जो सीयूसीईटी भी होती थी उसमें भी, या और भी जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, उसमें भी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन से एक आधा क्वेश्चन हर बार पूछे गए। तो मैंने कुछ क्रमबद्ध तरीके से आपको आपके सामने मैंने ये पेश किया है। मैं इसको रीडिंग देता हूँ, और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसकी नोट्स बना लें। ये आपके पास है, तो इसको शॉर्ट कम शब्दों में आपके तक रखने और समझाने का कोशिश किया। मैं इसको एक बार रीडिंग कर देता हूँ, उसके बाद फिर अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा चैट बॉक्स में लिखिए, फिर उसको हम आगे। पहला टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल और अदर्शन इज गवर्न। तो सबसे पहला जो टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन बाय एम एन रॉय। आप प्लीज सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो पॉइंट है, आप इसे नोट कर ले कि भारत में पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग रखने वाले थे वो एम एन रॉय जी। ये क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं, या 1945 से पहले भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार मांग रखने वाला की नाम के बारे में, कि आप उनके नाम बताएं। अगला टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ध्रुव जी, आवाज आ रही है मेरी या दिक्कत हो रही है? इंसान फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज्यादा। आ, मुझे 1 मिनट का टाइम दे, शायद अंदर रूम पे काफी ज्यादा। मैं 1 मिनट का मुझे टाइम दे, मैं थोड़ा अगर खुले जगह में जाके मैं कोशिश करता हूँ कि नेटवर्क सही आ जाए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो ध्रुव जी। हाँ, अब ठीक आ रही। जी ठीक है, तो मैं इंसान फिर डिस्कस फ्लक्चुएट हो करता रहा हूँ। है। अब ये तो ध्रुव जी, मैं कल बाहर तो आया हूँ लेकिन स्टिल ये हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे धीरे पढूं, कि मतलब अगर फिर जो चौथा पॉइंट है द टोटल स्ट्रेंथ असेंबली वाज 389 आउट ऑफ विच
296 were elected to represent the British India. 93 seats were allotted to the princely state. तो इसमें एक महत्वपूर्ण करने वाली बात है, या इसको आप प्लीज मार्क डाउन कर लीजिए कि जो टोटल असेंबली कंस्टिट्यूएंट असेंबली की उसकी स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें से 296 जो सीट्स थे वो वो चुन के डायरेक्ट जनता के द्वारा, मतलब कंप्लीट जनता के द्वारा तो नहीं, लेकिन जनता के द्वारा चुन आए थे। और जो बाकी जो जो प्रिंसली स्टेट से तब के ब्रिटिश का जो प्रिंसली स्टेट से उनके प्रतिनिधि 93 सीट्स पे आते थे। तो टोटल स्ट्रेंथ की क्वेश्चन सोच सकते हो, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। फिर अगला टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड रीअसेंबल्ड ऑन 14th August 1947 as the sovereign constituent of the India. It took exactly 2 year, 11 months and 18 days to finalize the constitution. The page ऊपर कर दीजिएगा। हाँ, तो अगली टॉपिक है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगली जो टॉपिक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा became the provisional president of the Constituent Assembly when it met on 9 December 1946. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी तो थे, उनको मतलब प्रोविजनली जो पहली एक मिनट, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो अब ठीक आ रही। जी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, उनको जो नवगठित जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनका प्रोविजनल प्रेसिडेंट उनको घोषित किया गया था 9 दिसंबर सन 1946 को। फिर उसके बाद अगली जो टॉपिक है, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 29 अगस्त 1947. Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of drafting committee, submitted a draft constitution of India to the president of the assembly on 21st February 1948. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी को चुना था, वो 29 अगस्त 1947 को, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी जो ये पहली ड्राफ्ट थी भारत के संविधान की, वो भारत के राष्ट्रपति को 21 फरवरी 1948 को सौंपा था। तो एक ये डेट आप प्लीज इसको मेंशन करें कि जो पहली जो ड्राफ्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भारत सरकार को, भारत के राष्ट्रपति को कब सौंपी गई थी, तो 21 फरवरी 1948 थी। उसके बाद on 26 November 1949 the constitution was declared as passed. The provisions related to citizenship, elections and provisional parliament etc. were implemented with immediate effect, that is from 26 November 1949. और फिर उसके बाद 21 फरवरी 1948 में पहली ड्राफ्ट आने के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत की संविधान थी, उसको घोषित करार कर दिया गया। और जो जो नागरिकता, चुनाव और जो पार्लियामेंट की जो संसद की गतिविधि थी, उनको मतलब तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया 26 नवंबर सन 1949 को। ये गौरतलब करने वाली बात है कि 26 नवंबर को हम अपने देश में कानून दिवस भी मनाते हैं। ध्रुव जी पेज ऊपर चली गई है, मतलब नीचे, थोड़ा पेज नीचे कर दीजिएगा प्लीज। जी धन्यवाद। तो 26 जनवरी, माफ करिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो जो हमारी देश की संविधान थी, उसको लागू कर दी गई थी प्रोविजनली।
उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, आर कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ प्रीएम्बल which had 395 articles, 18 parts, 8 schedules at the time of enactment. Since then, the Constitution has undergone 103 amendments and in its current form consists of preamble, 25 parts, 448 articles and 12 schedules. जब भारत की संविधान जब लागू की गई थी, उस समय एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 18 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स उस टाइम के संविधान में थे। और तब 1949 से लेकर आज 2022 तक हमारी जो देश की संविधान है वो 103 अमेंडमेंट्स के उस पे गुजर चुकी है। और अब अभी हालिया अगर देखा जाए कहीं हमारी संविधान की उसकी, तो अभी हमारे संविधान में एक प्रियम्बल, 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। 1947 से लेकर अभी तक 4 शेड्यूल बढ़े हैं और तब से लेकर अभी तक आप देखो तो 53 से 54 आर्टिकल्स बढ़े हैं। तो अभी से आप आजादी के बाद से भी मतलब हमारे संविधान में ये आप कहें तो आसान प्रक्रिया थी कि अगर भारत की सरकार की जनता अगर किसी चीज से अगर नाखुश है तो भारत की सरकार उस चीज को मतलब लीगल तरीके से उसका संविधान में बदलाव ला सकती थी। तो मैं चाहूंगा कि आज की क्लास में हम यहीं तक इसको पढ़ाएंगे और अगली क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी की कुछ क्वेश्चन मतलब इसके आगे मतलब जो कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और जो करंट अफेयर से कुछ टॉपिक 5-10 टॉपिक हम उसको कवर कर लेंगे। अगर किसी की कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लें, नहीं तो ये नोट्स तो आपको आपके आपके तक भेज ही दिए जाएंगे। किसी के डाउट्स है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। ध्रुव जी देख लीजिएगा अगर किसी के डाउट्स अगर आ रहे हो। अगर जी किसी को डाउट है, कई निशान पेट, अगर किसी को जी डाउट जैसे है कि वो एक एक बार करके, एक एक करके अपना अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आया है कि पद्मा अवार्डीज के 2022 के बारे में पूछेंगे। सो 2021 का एंड 2022 का दोनों इम्पोर्टेंट। जी देखिए ऐसा होता है कि 2022 की जो पद्म अवार्डीज है वो अभी हाल में मतलब दी गई है, आज से 2 महीने पहले, मतलब जनवरी में, आप 4 महीने कह सकते हैं उसको। तो कई बार होता है कि आप क्वेश्चन जो होते हैं वो इस साल से नहीं मतलब कि पिछले जो एक साल आप इस वजह के एग्जाम हमारे लिए जा रहे हैं, जो संभावित डेट है कि जून अगस्त लास्ट या जुलाई होते हैं वो ड्यूरेशन होता है वो एक साल पहले जैसे कि अभी 2022 चल रहा है। तो जो जिन पैटर्न होती है वो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के बीच में घटित घटनाओं पे होता है। या बहुत मतलब पिछले हर महीने 1.5 महीने से लगातार यूक्रेन और रशिया वॉर, तो ऐसी घटना ही मतलब पूछी जाती है। नहीं तो पिछले साल की 1 जनवरी दो अगर फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 घटित घटनाओं ही जनरल मतलब जनरली पूछा जाता है सिलेबस में। एक टॉपिक है जोकोविक वाला टॉपिक को एक बार रिपीट कर अगर आप मैं तो एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन अगर इंटरनेट पे जाके देखें तो इस बार जैसे कि नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये मना कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार का कोई वैक्सीन नहीं लेंगे। और जब जनवरी में जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइम जनवरी में होता है, टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ये जो कोविड के केसेस थे वो काफी बढ़ रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई जो सरकार थी वो मतलब कि कंप्लीट मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये देखा गया है कि कहीं भी अगर कोविड के केसेस आते थे तो वो पूरे के पूरे शहर लॉक कर देते थे। और जो उनकी कोविड प्रोटोकॉल्स थे वो मतलब कई मायनों में काफी ज्यादा सख्त थे। उसमें जो फिर ये था नोवा
जोकोविच का ये फरमान कि मैं बिना वैक्सीन लिए आऊंगा और मैं खेलूंगा, तो उसमें जो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई जो सरकार थी उसके वो अगेंस्ट के स्टेटमेंट, क्योंकि सिर्फ नोवाक जोकोविच का वो वैक्सीन बिना वैक्सीन लिए आकर खेलना सिर्फ उनके लिए ही नहीं, आप आसपास में जितने जो स्टाफ उनके साथ आए लोग सबके किसी ना किसी प्रकार की खतरा वो बन सकती थी, तो इसलिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उनको एयरपोर्ट से डिटेन किया। फिर नोवाक जोकोविच और जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार है उनके बीच कानूनी लड़ाई भी हुई, जिसमें अंत में जीत ऑस्ट्रेलियाई सरकार की हुई और नोवाक जोकोविच को एयरपोर्ट पे ही डिटेन करके वहीं रखकर वहीं से उनको भेज दिया गया उनके देश, जिसके कारण से वो उस पर भाग नहीं ले पाया। और ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम आप उसको कहते हैं कि जो खिलाड़ी जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, रोलिंग गैरोस जिसको कहते हैं, विंबलडन और फिर यूएस ओपन, वो अगर कोई खिलाड़ी अगर चारों ग्रैंड स्लैम जीतता है उसको तो करियर ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। तो ना जोकोविच उसमें भाग ले पाए, ना ही वो करियर ग्रैंड स्लैम अब जीतने के इस साल के योग्य रहेंगे। तो ये है जोकोविच का पूरा ये। पोस्टमोर्नस का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद। किसी का और कोई डाउट है या हम मतलब बंद करें? किसी की डाउट है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछें। यस सर। जी यस सर, मैं ये पूछ रही थी सर, आपने इंटरनेशनल न्यूज में सेकंड टॉपिक में जब आप चाइना वाला आप बता रहे थे तो आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया था टाइगर इकोनॉमिक करके, आप बता सकते हैं वो क्या है? टाइगर देखिए, कंट्रीज उनको कहा जाता है जैसे कि कोरिया हो गई, जापान हो गई या सिंगापुर हो गई, उनको टाइगर इकोनॉमिक कंट्रीज कहा जाता था, मतलब कहा जाता है, क्योंकि मतलब कि इन कंट्रीज में ऐसी थी कि किसी ना किसी टाइम पे मतलब किसी ना किसी कारण से राजनीतिक उथल-पुथल हो या कुछ हो, उसके वजह से मतलब अस्थिरता बनी रहती थी इन देशों में। आप कोरियाई कोरियाई देश का हाल देख ले या सिंगापुर का देख ले, मतलब सिंगापुर इन सब देशों में मतलब काफी ज्यादा मतलब टॉप पे था। तो मतलब इन जो 2-3 देश देश हैं वो इतनी जितनी जल्दी से पिछले 2-3 दशक में इन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतनी हाई पावर किया है या मतलब इस तरह पहुंच गए हैं कि जो वो अमेरिका और आपको चाइना जैसे कंट्रीज से भी मतलब टक्कर लेने को तैयार है। तो वो अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, तो वैसे देश को टाइगर इकोनॉमी कहा जाता है, मतलब उन 3 देशों को टाइगर इकोनॉमिक नेशन के नाम से जाना जाता ओके सर, थैंक यू सर। है। सिंगापुर, साउथ कोरिया और सर तीसरा और चाइना। नहीं, चाइना नहीं है, जापान था, मतलब मैं सिंगापुर कोरिया के मैं शायद एक देश में गलत नाम दे रहा हूँ, शायद जापान थी या मैं आपको वो भी आपको भेज दूंगा, जो ऐसे जो टर्म्स हो, टाइगर इकोनॉमिक नेशंस या बाल्टिक नेशंस, मैं ऐसे जो टर्म्स है ना मैं आपको नोट्स बना के वो आपको नेक्स्ट क्लास के पहले भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर, श्योर सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ध्रुव जी, हम क्या क्लास अब खत्म करें यहीं पे? हेलो। हेलो सर। यस सर। हेलो जी कहिए। जी कहिए। सर, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला नीचे था, अगर वो स्लाइड को तो नीचे करते आप। जी और नीचे से सर, बस यही सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो उसमें 22 पार्ट्स थे, आपने 18 लिखा। वो शायद लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, मैं और ध्रुव जी इस पे देख के वो एडिट करके आपको एडिट करके मतलब बहुत थैंक यू, मतलब धन्यवाद रहेगा आपका। मैं नाम ओके सर। शायद अब्दुल्ला। जी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी। मुझे लगता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मैं आपका फिर से धन्यवाद मैं कहता हूँ। अगर और किसी की कोई क्वेश्चन ना हो तो हम बंद करें क्लास। हम फिर से अगले अगले हफ्ते जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसी सब्जेक्ट है जो एक क्लास में कभी पढ़ाई नहीं जा सकती, हमें कम से कम 2-3 क्लासेस एटलीस्ट चाहिए जनरल नॉलेज को पढ़ने के लिए। सर
जी सर सर मैं ये जी पूछ जी रही थी, बोलिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जैसा आपने कहा कि 389 स्ट्रेंथ थी सर, तो जी क्या उसके अंदर पाकिस्तान के मेंबर्स थे? जी 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 जरूर थे। उस समय अविभाजित भारत के जितने जो भाग थे वो सब थे। पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। ऐसे जितने बांग्ला पाकिस्तान में जो अभी भी की जो पंजाब है, वो तो अभी की पंजाब कुछ पंजाब है ही नहीं। पंजाब एक्चुअली में जो पंजाब की आप कह लो तो 80% जो भाग है वो आज के टाइम में पाकिस्तान के हिस्से में है। पंजाब रियासत थी, पटियाला रियासत थी, आपको राजस्थान में आपको कई ऐसे प्रिंसली स्टेट थे। तो जितने अविभाजित जो थे 1947 के पहले की जो मतलब 1947 के पहले का जो भारत था, वो सारे उन सारे जगहों से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, नहीं तो प्रिंसली स्टेट्स के उनके प्रतिनिधि आते ओके सर, थे। एम आई थैंक यू। क्लियर? या यस सर। थैंक यू। एनीवन एल्स? सर आपने जैसे कि बताया कि टूर द फ्रांस को टाइटलिंग इवेंट बोलते हैं, तो टाइटलिंग इवेंट कहने का मतलब क्या होता है? एक देखिए, जैसे कि एक साइकिल का जो देखिए, जैसे कि आप क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट खेल को जानती होंगी, तो क्रिकेट का सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो वर्ल्ड कप होता है। ठीक है? तो जो यस सर। हाँ, जो साइकिलिंग का जो सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड में देखा जाता है, जो खेला जाता है, वो टूर de फ्रांस का होता है। वो ये जो टूर्नामेंट होती है वो 7 दिन तक चलती है। मतलब उसके स्टेजेस होते हैं, ये लैप्सेस होते हैं। तो साइकिलिंग इवेंट का, इसको आप अगर आसान शब्दों में कहें तो ये साइकिलिंग का वर्ल्ड कप है ये खेल। ओके सर, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ध्रुव जी अभी अब क्लास को यहीं बंद किया जाए। हम अगले हफ्ते फिर आपको जनरल नॉलेज की क्लास रखेंगे, और अगर हुई सहमति मिली हमें तो हम तीसरा क्लास भी रखेंगे। ध्रुव जी आप प्लीज क्लास एंड कर दें।